उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हुनर हाट मेले की। देश के अलग अलग शहरों में लगने वाले हुनर हाट का आयोजन इस बार देहरादून में हो रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से लगाए जा रहे हुनर हाट में 30 प्रदेशों के शिल्पकार काश्तकार अपने प्रोडक्ट के साथ पहुंचे हैं। क्राफ्ट, कल्चर और खानपान को बढ़ावा देने वाले हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। देहरादून के रेस कोर्स में चल रहा हुनर हाट अगले 10 दिन तक चलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने जब केंद्रीय मंत्री से कहा उत्तराखंड के शिल्पकार और काश्तकारों को भी देश के दूसरे शहरों में लगने वाले हुनर हाट में मौका दिया जाए, केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति जताई। स्वदेशी और स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसका हुनर हाट एक सशक्त और प्रामाणिक प्लेटफॉर्म है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर्स, संसद सदस्यगण आज यहाँ पर जो देश भर के दस्तकार शिल्पकार हैं उनकी हौसला अफजाई करने, उनका उत्साहवर्धन करने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, वो इस प्रकार के जो हाट बाजार हमारे लगते हैं उनसे उन सभी को एक अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका काम है, उसको दिखाने का अवसर मिलता है। उनके लिए एक बाजार मिलता है, अपने उत्पाद को मार्केट में लाने का उत्साह सबसे अच्छा माध्यम होता है। 10 दिन में अमित शाह दूसरी बार देवभूमि के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि ये दौरा पूरी तरह से चुनावी होगा और कई बड़ी योजनाओं को शाह हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके लिए बीजेपी की पूरी तैयारी है। अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे दून पहुंचेंगे और बन्नू मैदान में घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे और साथ ही कोऑपरेटिव की पैक्स समितियों के डिजिटल होने की शुरुआत भी करेंगे। अमित शाह करीब 1 घंटे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ प्रभारियों की भी मीटिंग करेंगे और दोपहर 2 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, जिसमें कि 100% पैक्स कंप्यूटराइजेशन करने का वो कल लॉन्चिंग करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना है हमारे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की, उसकी कल हमारे गृह मंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। बीजेपी ने जनसभा में 50,000 की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा है, लिहाजा प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को दून लाया जा रहा है। यही नहीं, राज्य भर में 600 जगहों पर LED स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में कल देहरादून में उनको सुनने के लिए लोग आएंगे और चुनावी सभा के रूप में और चुनावी रैली के रूप में इसका आगाज होगा, ये हमारा मानना है। अमित शाह के ग्रैंड वेलकम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर दून तक 100 तोरण द्वार बनाए तो 200 से ज्यादा कटआउट और हजारों बैनर से पूरे शहर को बांट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इसको देखते हुए रैली को सफल बनाने के लिए, रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में कांग्रेस सदस्यता अभियान में हरीश रावत ने शिरकत की। उन्होंने आज कांग्रेस में ज्वाइन करने वालों को दही जलेबी खिलाकर पार्टी ज्वाइन करवाई। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि चुनाव तक पार्टी ऐसे ही सदस्यता अभियान चलाएगी। रावत ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में महिलाओं को घसियारी कहकर अपमानित किया गया। घसियारी शब्द पर उन्होंने ऐतराज जताते हुए सरकार की इस योजना पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर योजना को लाना ही था तो गौरा देवी या पहाड़ की दूसरी महिलाओं के नाम पर इसे शुरू किया जाता। भाजपा वालों से मेरा एक आग्रह है, मेरी माँ, मेरी बहन उत्तराखंड की कभी उसको किसी ने घसियारी संबोधन नहीं। वो गृहिणी रही, वो गृह लक्ष्मी रही, वो परिवार पालन करता रही, लेकिन घसियारी शब्द नहीं दिया। और भाजपा 21वीं सदी में आज़ादी के 75 वर्ष में
मेरी माता बहनों को जो घर्षारी संबोधन दे रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं बड़ा दुखी हूं। बीजेपी में इन दिनों अनुशासन तार-तार हो रहा है। हरक सिंह के बाद विधायक दिलीप रावत का बयान आया है। टिकट के सवाल पर दिलीप रावत का कहना है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और मेरा टिकट काटा गया तो दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। असल में चर्चाएं हैं कि हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकीर्ति के लिए लैंसडाउन से टिकट मांग रहे हैं और दिलीप रावत को आशंका है कि हरक सिंह के दबाव में पार्टी उनका टिकट काट सकती है। हालांकि पार्टी सभी को संभल कर बोलने की सलाह दे रही है। देखो भाई, राजनीतिक आदमी है और राजनीति हमने करनी है, तो राजनीति तो करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आड़े आएंगे तो फिर कहाँ करेंगे राजनीति? नहीं, कोई आड़े नहीं आता। राजनीति में सबकी अपनी अपनी धाराएं होती, कोई आड़े नहीं आता और सब अपने लिए रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। अगर आप चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो? निश्चित रूप से हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो हमें राजनीति है तो चुनाव तो लड़ेंगे भाई। कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की जब बयानबाजी बातें आती हैं तो लोगों को थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पार्टी हमारा बहुत बड़ा विचार परिवार है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र गैरसैंण में होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी में होने जा रहे सत्र के बड़े मायने हैं। वहीं विपक्ष टाइमिंग और सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 2 दिन का विधानसभा सत्र होगा। इसके लिए 29 और 30 नवंबर की तारीख तय की गई है। बतौर मुख्यमंत्री गैरसैंण में पुष्कर धामी का ये पहला सत्र होगा। वहीं 5 साल की बीजेपी सरकार का आखिरी सत्र भी होगा। बीजेपी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत शीतकालीन सत्र के फैसले को सही मानते हैं। दोनों का यही कहना है कि गैरसैंण में सत्र होना बेहद जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने हमेशा कहा कि अब गैरसैंण को कोई गैर नहीं रख पाएगा, क्योंकि गैरसैंण केवल गैरसैंण नहीं है, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और मैं समझता हूं कि गैरसैंण का विकास कोई रोक नहीं सकता, गैरसैंण की उपेक्षा कोई रोक नहीं सकता। देखिए, गैरसैंण आम लोगों की भावना का प्रश्न है और ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है, घोषित किया है, तो निश्चित है कि वहाँ समय समय पर सदन का होना लगना भी आवश्यक है। 20 साल में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा त्रिवेंद्र रावत ने की, लेकिन कमिश्नरी बनाने की घोषणा कुर्सी पर भारी पड़ गई। कोविड और राजनीतिक हालातों के बीच मार्च में बजट सत्र के बाद गैरसैंण में अब तक सत्र नहीं हो पाया। ऐसे में चुनाव से पहले गैरसैंण में सत्र करके सरकार विकास का संदेश देना चाहती है, लेकिन विपक्ष सत्र की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। जिसमें विधानसभा बुलाई जा रही है उसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन एक आश्चर्य भी है, जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है तो इस ठंड के मौसम में जब नवंबर में वहां बर्फबारी होती है उस समय विधानसभा वहां बुलाने का क्या औचित्य है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, अगर वहां आप जाड़ों में विधानसभा बुला ही रहे हैं तो उसको स्थायी राजधानी घोषित कर देना। गैरसैंण में पहली कैबिनेट विजय बहुगुणा सरकार में हुई, जो अब बीजेपी में है। हरीश रावत सरकार में विधानसभा भवन बना और सत्र भी चला, लेकिन राजधानी की घोषणा बीजेपी सरकार में त्रिवेंद्र रावत ने की और इसी उपलब्धि को जनता को याद दिलाने के लिए बीजेपी सरकार का आखिरी सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आखिरी सत्र में गैरसैंण के विकास के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य खाद्य योजना के तहत उचित दर पर विक्रेताओं का प्रॉफिट 18 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखे जाने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत प्रॉफिट को 18 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखने की बात कही। वहीं बरसात से राशन को पहुंचे नुकसान को लेकर भी अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। हरिद्वार में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने धूमधाम के साथ वर्चुअली दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम पूरी विधानसभा में 12 जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान उनके साथ हंस फाउंडेशन की प्रमुख मंगला माता भी मौजूद रही। सीमित और वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित करने पर मंगला माता ने मदन कौशिक की तारीफ की।
मिलन कार्यक्रम में पूज्य मंगला माता जी का सानिध्य मिला है। पूज्य मंगला माता जी ने उत्तराखंड राज्य सहित देश के 28 राज्यों में अनेक सेवा के काम किए हैं। बहुत बढ़िया था। कौशिक जी ने, हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा ये आइडिया दिया कि एक साथ में हम हजारों लोगों को नहीं रख सकते, आज हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते, तो ये बहुत अच्छा आइडिया था और सभी आश्रमों में, सभी जो स्थानों में ये मनाया गया। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पिछले दिनों हुई बर्फबारी से बंद है, जिन्हें खोलने के लिए बीआरओ युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट के बाद इन जगहों पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाएं बीआरओ के रास्ते में रोड़ा बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीआरओ की टीम लगातार मौके पर बर्फ हटाने का काम कर रही है। मूसा पानी, घस्तोली, रत्ताकोड़ा, माड़ा के पास बॉर्डर की तरफ सड़क बर्फ से लकदक हो गई है। अभी यहाँ करीब 8 फीट तक बर्फ जमा है। चमोली से खबर है, जहां बद्रीनाथ में अचानक ठंड बढ़ने से शेषनेत्र झील जम गई है। वहीं अचानक बढ़े ठंड के कारण तीर्थ यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन आस्था के सामने ठंड का असर नहीं दिख रहा और लोग बड़ी संख्या में बद्रीनाथ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चमोली से खबर है, जहां बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ में बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा दिख रहा है। इलाके में हर तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई है। एक तरफ जहां पहाड़ों में मौसम करवट ले रहा है, तो वहीं दोपहर बाद रोजाना ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर दूर सतोपंथ ट्रैक पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस साल अक्टूबर में ही सतोपंथ ट्रैक पूरी तरह से बर्फ के आगोश में आ गया है। यहाँ 2 से 3 फीट की बर्फबारी हुई है। नैनीताल में आपदा से बदले नदियों के रुख से आबादी को और खतरा बढ़ गया है। गर्म पानी से बेताल घाट तक नदी ने अपना रुख बाजार, दुकानों और मकानों की तरफ किया है। हालांकि जिला प्रशासन नदी को उसके पुराने चैनल में डालने पर जुटा है, जिसको लेकर खैरना में काम भी शुरू कर दिया गया। वहीं बाजार के दूसरी तरफ के लोगों का विरोध भी इसको लेकर होने लगा है। जल प्रलय के दौरान नैनीताल के खैरना गर्म पानी में नदी से कई घर बह गए और नदी बाजार की तरफ बहने लगी है। अब नदी से इन घरों को बचाने का काम शुरू किया गया है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, लौट रहे हैं